हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम प्रसाद, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। एसक्यू डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। इसमें भारतीय संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन भी करेंगे। इसमें आज देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं, प्रकार और अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी और विकसित, विकासशील तथा अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। साथ में अर्थव्यवस्था का महत्व और लास्ट में निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, अर्थ धन व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है रुपया पैसा और व्यवस्था का मतलब उसका अरेंजमेंट। तो अर्थव्यवस्था शब्द से तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर किसी देश की धन से संबंधित क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है और उस संबंध में लोगों को धन कैसे इकट्ठा करना है और धन के जो कार्यकलाप हैं वो कैसे करना है, उसका अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत जैसे मनुष्य के शरीर में भोजन की पाचन की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रकार के तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए उपभोग, विनिमय, उत्पादन, वितरण आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस सब की व्यवस्था जिसमें की जाती है उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों की जीविका का उपार्जन होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति, समाज, परिवार एवं सरकार किस प्रकार से उत्पादन की व्यवस्था करती है, उसके माल की खपत की व्यवस्था करती है तथा किस प्रकार से लोगों को धन की प्राप्ति होती है, ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन, परिभाषाएं। अर्थव्यवस्था की परिभाषाओं के अंतर्गत देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र की भाषा में कसौटी में किस प्रकार से कसा जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग, व्यापार, सेवा, उत्पादन आदि से मिलकर बनी होती हैं। डॉक्टर A.K. ब्राउन की परिभाषा अर्थव्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसका उपयोग लोगों की जीविकोपार्जन के लिए या जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इसी तरह W.L. लुक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह होता है जिसके द्वारा दिए गए व्यक्ति, राष्ट्र समूह द्वारा साधनों के रूप में और स्वीकार किया जाता है ताकि लोगों के द्वारा संसाधनों का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकारों के प्रमुख दो आधार हैं। पहला अधिकार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। अधिकार के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह सब इसलिए भी समझना आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, इसको समझने के लिए इसके प्रकारों को समझना बहुत आवश्यक है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, या इसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इन सब का डेफिनेशन समझेंगे। पहली जो अर्थव्यवस्था है, अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उसके अंदर देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहली जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं, देश के जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। निजी पूंजीपति उन संसाधनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। इसके लिए सामाजिक लाभ गौण होता है और वो अपने लाभ के लिए ही सारे अच्छी तरह से उसका संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसकी संपत्ति का अधिकार, इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। ये निजी संपत्ति का अधिकार इसके अंतर्गत होता है। वो अपनी संपत्ति का उपयोग, अपने संसाधनों का उपयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रहती है उनको, उद्योग में, व्यापार में अपने अनुसार संचालित करने की स्वतंत्रता रहती है और उनका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है तथा कीमत यंत्र संचालित रहता है। कीमत यंत्र के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। उपभोक्ता की सार्वभौम सत्ता रहती है। उपभोक्ता जो होता है वो वस्तु का चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार तथा वस्तु के गुणों के आधार पर कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता तो रहती ही है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता रहती है जिसमें उस प्रतियोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है
समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को देखते हुए जब लोग संसाधनों का प्रयोग केवल अपने हितों के लिए करने लगे, तब फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। यह सर्वप्रथम 1917 में रूस में इसका आरंभ किया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या समाज का अधिकार होता है। समाज उन संसाधनों का प्रयोग लोगों के लाभ के लिए, जनता के लाभ के लिए करते हैं। उत्पादन के साधनों पर का प्रयोग करने के लिए समाज स्वतंत्र होता है। वह राष्ट्रहित जिस प्रकार से देखते हैं उसी प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, जो सबसे बड़ा लाभकारी है। उत्पादन के साधनों का निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार जिस चीज़ की कमी देश में देखती है उसी का उत्पादन करने के लिए भूमिपतियों को या लोगों को संसाधनों का प्रयोग उसी प्रकार से करने के लिए कहती है। कीमत यंत्र निष्क्रिय होता है। समाज में सरकार का जो वर्चस्व होता है, सरकार वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करती है, उसके आधार पर उसमें नियंत्रण रखती है, उसमें कंट्रोल रखती है। वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती हैं। आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण होता है। जो धन है, जो संसाधन हैं, उनको नियोजित करके और संतुलित करके उनका प्रयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। प्रतियोगिता का अभाव, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें खुली प्रतियोगिता का अभाव रहता है। सरकार अपने कंट्रोल में रखकर वस्तुओं और सेवाओं को और चलाती है। आर्थिक असमानताओं का अंत, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें अमीर गरीब की खाई जो है वो पट जाती है, उसको पाटने का प्रयास किया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको उनके लिए अधिक सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है तथा टैक्स वसूल करके और जो धनवान व्यक्ति हैं वह देश की मुख्यधारा में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अधिकार के आधार पर जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों में पूंजीपतियों का अधिकार होता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और यदि समाज का अधिकार होता है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि समाज का अधिकार होता है तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिला जुला रूप रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी दोष उत्पन्न हो गए थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अनेक प्रकार के दोष आ जाने के कारण इस नई मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। यह एक नई प्रकार की इकोनॉमी है। इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षणों को संयुक्त रूप से अपनाया गया है। आधुनिक समाज में यह अर्थव्यवस्था बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई है। इसमें जो समाज के संसाधन होते हैं, जो उपलब्ध संसाधन होते हैं अर्थव्यवस्था में, उसमें सरकार का नियंत्रण भी रहता है और साथ साथ पूंजीपतियों का भी नियंत्रण रहता है, जिससे वह कुछ हद तक अपने लाभ के लिए भी पूंजीपति लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं तथा सरकार जनता के लाभ के लिए भी संसाधनों का प्रयोग जो है करने के लिए कहती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं, यानी प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कार्यरत रहते हैं और सरकारी संस्थाएं भी कार्यशील रहती हैं। और दूसरा है लाभ का उद्देश्य। जो पूंजीपति होते हैं वो लाभ के उद्देश्य से और संसाधनों का प्रयोग करते हैं तथा सरकार जो होती है वह जनता के लाभ के लिए संसाधनों का प्रयोग करती है। और कीमत यंत्र जो होता है इसमें सक्रिय रहता है। प्रतियोगिता के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, जिससे वस्तु की सही कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित होती है। और आर्थिक स्वतंत्रता तो बरकरार रहती ही है। अगली विशेषता आर्थिक स्वतंत्रता जो है उपभोक्ता की वो बरकरार रहती है। उपभोक्ता अपने जो धन है, अपनी जो संपत्ति है, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए और अपने अधिकतम सुख के लिए कर सकता है। अगली जो विशेषता है वो संपत्ति तथा आय का समान वितरण। समान वितरण मतलब समाज में जो धनी और निर्धन वर्ग की बड़ी खाई होती है, उस खाई को पाटने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन इसलिए आवश्यक है कि देश में जो एकागी विकास होता है, एकहरा जो विकास होता है, किसी क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलपमेंट होता है तथा किसी क्षेत्र में कम होता है, तो उस विकास को समान लाने के लिए और सरकार कुछ योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं के आधार पर
संसाधनों को उपयोग किया जाता है, खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। जो डेवलपमेंट होता है, देश का जो विकास होता है, किसी देश का कम, किसी देश का अधिक, किसी देश का मध्यम अवस्था में, तो उसी आधार पर अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बांटा जाता है। जैसे हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर 1 में है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, लोगों की आवश्यकताएं जो है वो आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का परिश्रम, बहुत अधिक मेहनत लोगों को नहीं करनी पड़ती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। अगली प्रकार की इकोनॉमी है विकसित देशों की विशेषताएं। विकसित देश जो होते हैं उनकी विशेषताएं किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार की है। तो पहला देखते हैं कि शिक्षा का प्रसार अधिक होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वह अधिकतर साक्षर होते हैं, अधिक पढ़े लिखे होते हैं, और विकास की गति जो है वो इस अर्थव्यवस्था में बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। आय का जो वितरण है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, आय का वितरण लगभग समान होता है, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है, और बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो चुकी होती है। लोगों को मिनिमम रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे लोग अपनी जीविका का उपार्जन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति और धन का उपयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। अगली विशेषता है संसाधनों की सहज उपलब्धता। जो विकासवादी विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उसमें नियोजकों को बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कीमत यंत्र की प्रभावशीलता, अगली विशेषता है कीमत यंत्र की प्रभावशीलता। कीमत यंत्र जो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने के लिए मौजूद रहता है वह इस अर्थव्यवस्था में और अधिक सक्रिय तथा बलिष्ठ होता है, जिससे वस्तु की गुणवत्ता में और अधिक निखार आता है और अधिक से अधिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण उद्योगों में किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की अधिकता, जो विकसित देश हैं वहाँ के लोगों की जो आय है वह सर्वाधिक होती है, उसमें गरीब लोगों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत भारत जैसे देश आते हैं जो विकास के लिए प्रयासरत होते हैं। यहाँ का विकास बहुत अधिक नहीं होता है। कृषि की प्रधानता या कृषि जैसे अन्य जो पिछड़े हुए उद्योग होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है और उसके विकास के लिए सरकार प्रयासरत होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो विकास के पथ पर तेज़ी से बढ़ रहा होता है। यहाँ के श्रमिक बहुत अधिक कुशल नहीं होते हैं, इनकी कुशलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। विकास की गति मंद होती है तो कभी तेज़ होती है, इस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी किन्हीं लोगों की कम रहती है तथा कहीं पर प्रति व्यक्ति आय क्षेत्र के आधार पर यदि विभाजित किया जाए तो कहीं अधिक और कहीं कम पाई जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कृषि की प्रधानता। भारत देश जैसे है तो वहाँ पर कृषि 80% लगभग जनता कृषि पर निर्भर करती है और वह कृषि भी पिछड़ी हुई होती है तथा वर्षा पर आधारित होती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी पैदा होती है, इसके विपरीत यदि सूखे की स्थिति होती है तो वह उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है बेरोजगारी की अधिकता। जो ये विकासशील अर्थव्यवस्था होती है इसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अल्प बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी मौजूद रहती है। लोग वर्ष के अधिकतर दिनों में काम उनके पास नहीं रहता है, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगाई हुई होती है। विकास की गति मंद। विकासशील देशों में विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो गति है, विकास का जो रेट है वह बहुत स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। इसको तीव्र करने के लिए सरकार प्रयासरत रहती है, लेकिन संसाधन मौजूद नहीं होने के कारण उसको उतनी ही रखना पड़ता है अथवा मजबूरी में उसको कम करना पड़ता है। तो कभी संसाधन अधिक मौजूद होने के कारण गति तीव्र भी हो जाती है। नेक्स्ट है कीमत यंत्र का प्रभाव कम। कीमत यंत्र जो मूल्य का निर्धारक होता है, अर्थव्यवस्था का मूल संचालक होता है, उसका जो प्रभाव है वह इस अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है, क्योंकि संसाधन अधिक नहीं होने के कारण
या पूंजीपतियों को महंगे संसाधन उपलब्ध होने के कारण, उद्यमशील व्यक्तियों को संसाधन की कम उपलब्धता के कारण, महंगाई, अधिक उपलब्धता, महंगे संसाधन मिलने के कारण और वस्तुओं की कीमतों में उछाल बना रहता है। अगला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऐसे जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आती है। तो इस तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का अधिकांश जो व्यय है वह जनसंख्या के भरण पोषण में ही खर्च हो जाता है, इसलिए विकास की जो गतिविधियाँ हैं वह मंद पड़ जाती हैं। पूंजी की कमी, जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वहाँ पूंजी की कमी पाई जाती है। लोग जो भी रुपए कमाते हैं तो उन रुपयों में अपनी जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक खर्च करते हैं और विकास के कार्यों के लिए अथवा विनियोग के लिए बहुत ही कम व्यय कर पाते हैं। नियोजन की कमी, नियोजक तो मौजूद रहते हैं लेकिन नियोजन के लिए पर्याप्त साधन मौजूद न होने के कारण नियोजन सफल नहीं हो पाता है। औद्योगिक पिछड़ापन, जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन पाया जाता है। औद्योगिक विकास या तकनीकी की कमी होने के कारण वहाँ के लोग, वहाँ के उद्योग ठीक तरह से संचालित नहीं हो पाते हैं, या फिर तकनीकी संसाधन या नई मशीनों का लोग उपयोग करना नहीं जानते हैं, अथवा धन की कमी होने के कारण ऐसी मशीनों को उद्योगों में लगाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो विकासशील इकोनॉमी है यह संघर्षशील इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जिसका आधा विकास हो चुका है और उसके बाद उसकी विकास की गति मंद हो चुकी है अथवा किसी देश विशेष के सहयोग पर निर्भर करती है और यहाँ के लोगों की राष्ट्रीय आय कम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही होती है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वह कम सक्रिय रहते हैं। उद्योग तथा व्यापार पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं अथवा तकनीकी का अभाव रहता है और संसाधनों, यातायात के साधनों की कमी होने के कारण एक जगह से दूसरे स्थान पर आने जाने में असुविधा होती है। और अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कृषि की प्रधानता। ऐसे जो देश अर्धविकसित हैं या पिछड़ी हुई अवस्था में हैं वहाँ के देश कृषि पर आधारित या दूसरे उद्योगों को करते हुए होते हैं जिससे कम आय प्राप्त होती है या अधिक लाभ के व्यवसाय नहीं होते हैं। जनसंख्या वृद्धि तीव्र, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण और अधिकतर जो भरण पोषण में खर्च होने के कारण विकास कार्यों में खर्च की कमी, व्यय की कमी हो जाती है, पूंजी की कमी पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय कम होती है। प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता का प्रमुख जो कारण है वह लोगों की अकुशलता भी है। अकुशल होने के कारण उनको कम आय प्राप्त होती है जो उनकी भरण पोषण में ही खर्च हो जाती है। प्राकृतिक संसाधन अविदोहित, प्राकृतिक जो संसाधन मौजूद रहते हैं जैसे जंगल है या नदियां हैं, झरने हैं, जो अविदोहित अवस्था में यानी पूरा उनका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है, जिससे देश का विकास जो है वह मंद अवस्था में पाया जाता है। पिछड़ी हुई तकनीक, धन का असमान वितरण, लोग जो है गरीब और अमीर की खाई बहुत अधिक होती है जिसके कारण विकास की मुख्य धारा में जो कुछ लोग हैं वह सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तथा कुछ लोग विकास की मुख्य धारा में तेज़ी से कार्य करते हैं। जब सभी लोग विकास की धारा में मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे तभी देश का विकास तीव्र गति से होगा। बेरोजगारी की अधिकता, ऐसे जो देश हैं जो अर्धविकसित हैं वहाँ बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी बहुत अधिक पाई जाती है, जिनको दूर करने के लिए सरकार प्रयास करती है तथा उसमें ही अधिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है तथा विकास कार्यों के लिए न्यून राशि ही बच पाती है। कुशल श्रम की कमी, जो देश का श्रम है, श्रमिक है, वह उसमें कुशलता कम होती है, उत्पादकता कम होती है, जिसके कारण उनको कम रोजगार की उपलब्धता होती है अथवा न्यून राशि, आर्थिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है, जिससे उनका जीवन स्तर भी निम्न पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। लास्ट में हम समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी हाल में तो तेज़ी से विकसित हो रही है, लेकिन विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं जो है उनका मिला जुला रूप है। साथ में यह विकासशील अर्थव्यवस्था भी कही जाती है क्योंकि विकास के पथ पर
तेज़ी से अग्रसर है और विकास के लिए संसाधन भी कम मौजूद हैं, जिसके कारण पिछड़ी हुई विकसित अर्थव्यवस्था में भी आती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे कृषि की प्रधानता, भारत जो है लगभग 80% लोग खेती का कार्य करते हैं और खेती जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है अथवा सिंचाई करके जो भी उत्पादन किया जाता है वह अधिकतम लाभ का व्यवसाय नहीं बचा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भारत में गर्म जलवायु होने के कारण तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसके भरण पोषण में ही संपूर्ण धनराशि जो देश की राष्ट्रीय आय है वह खर्च होती है। विकास कार्यों या नियोजन के लिए जो है धन की उपलब्धता वो कम पड़ जाती है। बेरोजगारी की अधिकता, बेरोजगारी के कारण अधिकांश सरकारें गिर जाती हैं। देश में बेरोजगारी होने के कारण और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं हो पाते। कम प्रति व्यक्ति आय न्यून होने के कारण आधुनिक जो संसाधन हैं उनका प्रयोग, साधनों का प्रयोग आम जनता नहीं कर पाती। पूंजी निर्माण की कमी, निम्न जीवन स्तर, जीवन की जो गुजारने की तरीके हैं, रहन सहन का जो स्तर है वह भारत के लोगों का जो है वो निम्न से मध्यम स्तर का है। पूंजी निर्माण की कमी, पूंजी निर्माण वह होता है जब बचत के बाद उसका विनियोग उद्योग धंधों के लिए किया जाता है, किंतु भारत में अधिकांश जो धन है वह उपभोग में व्यय हो जाता है। औद्योगिक पिछड़ापन, भारतीय उद्योगों में पुराने ढंग से उद्योग संचालित किए जाते हैं, उनमें नई तकनीक का प्रयोग कम ही किया जाता है। संसाधनों की कमी होने के कारण औद्योगिक पिछड़ापन भारत में मौजूद है। रूढ़वादिताओं की अधिकता या धार्मिक जो कृत्य हैं उनकी अधिकता होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में आती है। तकनीकी एवं दूसरी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वह देश में तेज़ी से संचालित नहीं हो पाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वह पिछड़ी अर्थव्यवस्था के कारण की क्षेत्र में श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, जिससे वह देश की अर्थव्यवस्था में जुड़कर मुख्य धारा में सम्मिलित होकर देश के विकास के लिए पर्याप्त सहयोग कर सके। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला पॉइंट से अर्थव्यवस्था का ज्ञान। अर्थव्यवस्था किसी देश की जीवन की धुरी होती है, किसी देश के विकास की धुरी होती है, तो उसको संचालित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जन जन का हाथ इसमें होना चाहिए। इसके लिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान, इकोनॉमी का ज्ञान प्रत्येक देशवासी को होना आवश्यकता है, ज्ञान होने की आवश्यकता है। सक्रिय सहभागिता, प्रत्येक जो देशवासी है, प्रत्येक जो देश में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी सक्रिय साझेदारी, सक्रिय सहभागिता इस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति आवश्यक है। यह तभी होगा जब देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होगी। उद्यमशीलता का विकास, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस वस्तु की कमी है या किस वस्तु में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। तो उस प्रकार के उद्योग धंधे देश में संचालित किए जाते हैं, लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। अपनी जो उपलब्ध पूंजी है उसका व्यय उसी प्रकार से किया जाता है जिससे अधिकतम जो लाभ है वह प्राप्त किया जा सके। आर्थिक समस्याओं का समाधान, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, देश में जो मौजूद संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका विदोहन देश के हित में अधिक से अधिक किया जा सके, इसके लिए अर्थव्यवस्था की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में कहाँ किस स्थिति में दूसरे संसाधन जो है वो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, उनको जागृत करने तथा मुख्यधारा में सम्मिलित करके उनका उपयोग करने, अधिक से अधिक लाभ देश के लिए देने की आवश्यकता होती है। लाभकारी उद्योगों की स्थापना, ऐसे उद्योग जो देश में अधिक लाभ प्रदान कर सकें, ऐसे उद्योगों की स्थापना तभी हो सकती है जब देशवासियों को अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी हो। इसलिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। गरीबी का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम सरकार चला रही है उसके लिए कुछ संपन्न जो व्यक्ति हैं वह जो सी गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ ले जाते हैं। इसके लिए देश की आर्थिक स्थिति तथा लोगों की आर्थिक स्थिति का जानना आवश्यक है ताकि तत्संबंधित व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों की आय कम होने के कारण वो देश के विकास में
आर्थिक योगदान नहीं दे पाते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किए जाना, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता, अर्थव्यवस्था के ज्ञान इसमें सहयोगी सिद्ध होता है। जीवन स्तर में सुधार, भारतीय लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न स्तर है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक निम्न स्तर का जीवन पाया जाता है। इसको सुधार के लिए और अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक। नेक्स्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे समक्ष, विश्व के समक्ष आ सकती है यदि इसको व्यवस्थित रूप से विकास की गति को पकड़ाया जाए तो निश्चित रूप से यह विकसित अर्थव्यवस्था की धारा में सम्मिलित हो सकती है। और वर्तमान सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाया जाए तथा आवश्यकता इस बात की है कि जन जन को इसमें शामिल करके और मुख्य धारा में मिलाया जाए तथा अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।